Hello children, today we are going to study chapter number 8, Civilizing the Native, Educating the Nation for class 8th in the history section. So what we include in this chapter? We actually include the views of the Britishers or British writers who thinking about the education of the Indian natives, that how they learn the British education or English education and how they get benefited by this education, or what are the different types of opinions behind to educate the Indians, the English, or behind the English education. What are the different types of views of Indians, the Indian writers, Indian authors, Indian thinkers, as well as English writers or different types of other native writers also. Okay. So in this case, for the British in India wanted not only territorial conquest and control over revenues, they also felt that they had a cultural mission. They had to civilize the natives, change their customs and values. It means बच्चों, जब ब्रिटिश इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तो वो केवल हमारे भारत देश में अपना राज्य ही स्थापित करने नहीं आए थे, बल्कि उनका एक मेन मोटिव ये भी था कि हमारे यहाँ से हर जगह से रेवेन्यू कलेक्ट करना, पूरे इंडिया पर, उनकी इंडिया की हर एक टेरिटरी पर, हर एक राज्य पर कंट्रोल कर लेना, और साथ ही में वो हमें अनसिविलाइज समझते थे। वो ये समझते थे कि इंडियंस को ना मैनर्स है, ना कोई एटिकेट्स है, ना ही उन्हें कोई नॉलेज है साइंटिफिक, और ना ही उनके अंदर ये कोई जनरल डेली मैनर्स हैं, जिस तरीके से वो बिहेव करें, कोई एटिकेट्स नहीं होते इंडियंस में। इस वजह से ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जितने भी इंडियंस हैं उनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाए वर्नाकुलर लैंग्वेज के अलावा, और इनको इन नेटिव जो सिटीजन्स हैं उनको सिविलाइज करने की ज़रूरत है। वो ये समझते थे कि जो अगर इंडियंस ब्रिटिशर्स की कस्टम्स, वैल्यूज़ और साथ में ब्रिटिशर्स के या इंग्लिश लैंग्वेज सीखेंगे तो वो बहुत कुछ जान जाएंगे। तो खैर, हाउ द ब्रिटिश सॉ एजुकेशन, ब्रिटिशर्स एजुकेशन को कैसे देखते थे। इन दिस प्रोसेस ऑफ दिस इंक्वायरी वी विल ऑल्सो सी हाउ इंडियंस रिएक्टेड टू ब्रिटिश आइडियाज़। हम इसकी इंक्वायरी में ये भी देखेंगे कि ब्रिटिश जो है हमारे एजुकेशन को बहुत स्लो और नीचा देखते थे, इन्फीरियर देखते थे, लेकिन अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छा देखते थे। उनका ये भी व्यू था कि इंडियंस वर टू बी एजुकेटेड, कि इंडियंस को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इंडियंस को जो मॉडर्न और साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी का ज्ञान है वो नहीं हो पाएगा। ट्रेडिशन ऑफ ओरिएंटलिज्म इन 1783 अ पर्सन नेम्ड विलियम जोन्स अराइव्ड इन कलकत्ता। 1783 में क्या होता है बच्चों, एक आदमी आता है जिसका नाम होता है विलियम जोन्स। वो कलकत्ता आता है और वो यहाँ पर एक जूनियर जज के रूप में अपॉइंट होता है। इस विलियम जोन्स को कंपनी सेट करती है यहाँ पर इंडिया में एक जूनियर जज के रूप में सुप्रीम कोर्ट के, और ये जो लॉ का एक्सपर्ट भी माना जाता है और साथ साथ में लिंग्विस्टिक है, यानी कि इसको एक साथ कई भाषाओं का नॉलेज है। ये ग्रीक और लैटिन जो है ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आता है, उसके साथ साथ वो फ्रेंच, इंग्लिश भी जानता है। कुछ उसके अरेबियन फ्रेंड्स होते हैं जो कि उसको पर्शियन सिखा देते हैं। कलकत्ता में काफ़ी दिन तक वो रहता है और कई कई घंटे यहाँ पर इंडियन पंडित्स के साथ रह करके संस्कृत लैंग्वेज, ग्रामर, हिंदी और ये इंग्लिश ग्रामर ये सब सीख जाता है, और पोइट्रीज़ भी सीखता है हिंदी की, हिंदी ग्रामर और पोइट्री ये भी सीखता है। उसके अलावा उसने जो है इंडियन टेक्स्ट पढ़े, भारत का कल्चर पढ़ा, भारत की लॉ, फिलॉसफी, रिलीजन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, मॉरलिटी कैसी है, अर्थमेटिक है, यहाँ का मेडिसिन है हमारे इंडिया का, ये सब सीखा उसने, पढ़ा, जाना। जोन्स ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वॉज शेयर्ड बाय मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स लिविंग इन कलकत्ता। जोन्स ने ये सब सीखने के बाद में अपनी रुचि को वहाँ के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे कलकत्ता में रहते थे उस टाइम, उनके साथ साझा किया, उनके साथ उस पर डिस्कशन किया। एक इंग्लिश मैन थे जिनका नाम था हेनरी थॉमस कोलब्रोक और नेथानियल हॉलहैंड, वो भी बिज़ी हो गए इस डिस्कवरी में कि भारत का जो पुराना इतिहास है, उसकी विरासत है, और जो इंडियन लैंग्वेज है उसकी ऊपर मास्टरी कैसे की जाए। उन्होंने कई सारे ग्रंथों को हमारे संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया, पर्शियन को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई बंगाल में, और उन्होंने अपना जर्नल लिखा एशियाटिक रिसर्चर्स के नाम से। जोन्स और कोलब्रोक इन्होंने पर्टिकुलरली अपना एक एटीट्यूड इंडिया के प्रति व्यक्त किया, और उन्होंने ये कहा कि
हम एशियंट कल्चर की, जो भारत का पुराना कल्चर है, उसकी स्टडी करते हैं और उसको डीप रिस्पेक्ट भी देते हैं। हम इंडिया का और वेस्टर्न एजुकेशन दोनों का सम्मान बराबर करते हैं। परंतु क्या बात इन्होंने कही कि इंडियन सिविलाइजेशन दे फेल्ट, उन्होंने ये फील किया कि भारतीय सभ्यता में उन्होंने ये फील किया कि जो इनका जो पुराना ऐतिहासिक पाठ है वो बहुत ही रिच है, बट उसको बट हैड सब्सिक्वेंटली डिक्लाइन, लेकिन धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं गिरा है, ख़त्म हो रहा है। In order to understand India, it was necessary to discover the sacred and legal texts that were produced in the ancient period. इन्होंने कहा कि भारत को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका जो भारतीय ग्रंथ है पुराना, उसको समझा जाए, उसको पढ़ा जाए, रामायण और महाभारत को समझा जाए। हिंदू मुस्लिम्स के आइडियाज़ जो रियल हैं उनको तभी हम जान पाएंगे जब उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे। सो जोन्स एंड कोलब्रुक वेंट अबाउट डिस्कवरिंग एंशिएंट टेक्स्ट। इसलिए जोन्स और कोलब्रुक इस बात में लग जाते हैं, वो हमारे पुराने धर्म ग्रंथ महाभारत, रामायण, गीता ये सब पढ़ने लग जाते हैं, उनको ट्रांसलेट भी करते हैं और कई सारी चीज़ों के बारे में जानना भी चाहते थे और जानने को उनको मिलता भी है। उन्होंने प्रोजेक्ट पे बिलीव किया कि वुड नॉट ओनली हेल्प द ब्रिटिश लर्नर फ्रॉम इंडियन कल्चर बट इट वुड ऑल्सो हेल्प। उन्होंने ये कहा कि हम जब भारतीय कल्चर को पढ़ते हैं तो हम खाली भारतीयों की मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि हम ब्रिटिशर्स की मदद कर रहे हैं, ताकि ब्रिटिशर्स को इस बात की नॉलेज हो कि वाकई जो पुराना हेरिटेज है, पुराना इनका जो इतिहास है, विरासत है भारतीयों की, वो किस प्रकार की है, इसको ब्रिटिशर्स जाने। और इन्होंने ये भी कहा कि जो भारतीय कल्चर है उसके जो ब्रिटिशर्स हैं वो गार्जियन की तरह हैं और मास्टर्स की तरह भी हैं, यानी कि भारत का जो कल्चर है वो ब्रिटिश कल्चर के सानिध्य में ही चल सकता है, उसके साथ ही चल सकता है, उसके अलग नहीं चल सकता उससे। इन्फ्लुएंस बाय सच आइडियाज़, उनके इन आइडियाज़ से प्रभावित होकर बहुत सारे कंपनी ऑफिशियल्स ने बार बार आर्ग्यूमेंट करनी शुरू कर दी कि आप तो केवल इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं, इंडियंस को प्रमोट कर रहे हैं और आप जो है वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। They also felt that institutions should be set up to encourage the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. उन्होंने ये भी फील किया कि ये केवल संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज की तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं बार बार कि संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर पढ़ो, पोइट्री पढ़ो। The officials also thought that the Hindu and Muslims ought to be taught what they were already familiar with. उन्होंने ये भी सोचा उन कंपनी ऑफिशियल्स ने कि हिंदू और मुस्लिम्स, इनको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ये लोग अपनी ही अरेबियन और हिंदू लैंग्वेज से, पर्शियन लैंग्वेज से ही फैमिलियर है, वही उनके लिए ट्रेजर है, नॉट सब्जेक्ट दैट वर एलियन टू देम। उन्होंने कहा कि हमें इनकी ज्ञान को सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको हमारी लैंग्वेज सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओनली देन दे बिलीव कुड द ब्रिटिश होप टू विन अ प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द नेटिव्स। तो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो ब्रिटिशर्स हैं उनको केवल और केवल इंडियंस पर खाली अपना आधिपत्य यानी कि जो एम्परशिप है वही नहीं करनी है, बल्कि इनके जो स्वदेशी लोग हैं, जो इंडियंस हैं, उनके दिलों में जगह भी बनानी है। ओनली देन दे कुड द एलियन रूल्स एक्सपेक्ट टू बी रिस्पेक्टेड बाय देयर सब्जेक्ट्स। उन्होंने कहा कि खाली रूल्स बनाने से नहीं चलेगा, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें आप उन हमारे भारतीयों की भी सम्मानित कीजिए और भारतीय भाषा का, भारतीय कल्चर का, पुराना भारतीय कल्चर का सम्मान कीजिए, ताकि जो यहाँ की जनता है वो आपकी रिस्पेक्ट करे। और इसी उद्देश्य से मदरसा एजुकेशन को सेटअप किया, मदरसे बनाए गए कलकत्ता में 1781 में, और वहाँ पर अरेबियन और पर्शियन और इस्लामिक लैंग्वेजेस को पढ़ना एक्सेप्ट किया गया, उसको प्रमोट किया गया। और हिंदू कॉलेज भी कई जगह जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी खोली गई 1791 में, ताकि वहाँ पर जो पुराना संस्कृत लैंग्वेज है, हमारा संस्कृत टेक्स्ट है, उसको भी भारत में पढ़ा जा सके, उसको बढ़ावा मिले। तो ये ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया ताकि वो हमारे भारतीयों के दिलों में जगह बना सके। बट नॉट ऑल ऑफिशियल्स शेयर दिस व्यूज़, मैनी वर वेरी स्ट्रॉन्ग इन देयर क्रिटिसिज्म ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। लेकिन सारे के सारे ऑफिशियल्स इस बात पे राज़ी नहीं हुए। उनमें से बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने, ओरिएंटलिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु स्टडीज द वर्नाकुलर लैंग्वेज और द नेटिव लैंग्वेज, यानी कि वो व्यक्ति जो ऐसे लेखक या ऐसे विचारक जो कि भारतीय भाषा, भारतीय कल्चर, भारतीय परंपराओं का अध्ययन करते हैं, उनको ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं। तो बहुत सारे ऑफिसर्स ने इनका विरोध भी किया, उनका सपोर्ट नहीं किया, और उन्होंने कहा कि ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट। फ्रॉम द अर्ली 19th century मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिगैन टू क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने ओरिएंटलिस्ट का, यानी कि जो हमारे इंडियन लैंग्वेज को पढ़ने जानने वाले थे, उनका विरोध किया।
उन्होंने ये बताया कि जो पूर्व का ज्ञान है यानी कि भारत का ज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक से भरा हुआ है, अनसाइंटिफिक है, इसमें कोई भी सीरियसनेस नहीं है, बहुत ही लाइट हार्टेड है। अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है। इसलिए हम सभी को ब्रिटिशर्स को क्या करना चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहिए। जेम्स मिल एक और भी एक व्यक्ति थे या कह लो एक ऐसे राइटर थे ब्रिटिशर्स में जिन्होंने ओरिएंटलिस्ट लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा विरोध किया। उन्हें सीधे हमला करते हुए बोलते हैं कि द ब्रिटिश एफर्ट्स ही डिक्लेयर्ड शुड नॉट बी टू टीच व्हाट द नेटिव्स वांटेड। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स को ये चाहिए कि नेटिव्स क्या चाहते हैं पढ़ना लिखना, उस पर न ध्यान दे के बल्कि उनको ये सिखाएं कि किस तरीके से हम किस तरीके से जो नेटिव लोग हैं, पीपल हैं यानी कि इंडियंस हैं, उनको अंग्रेज़ों के दिल में कैसे जगह बनानी है। और हमारी एजुकेशन का एम ये होना चाहिए कि जो कुछ भी यूज़फुल है, जो कुछ भी प्रैक्टिकल है यानी कि टेक्नोलॉजी से संबंधित है, जो साइंटिफिक है, जिससे हमें पैसे मिल सकते हैं, जिसकी कमर्शियल वैल्यू है, जो प्रैक्टिकल है लाइफ में, उसको सीखने की ज़रूरत है, ना कि भगवान के बारे में जानने की ज़रूरत है या दर्शन शास्त्र, नीति, इन सब के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए इंडियन लैंग्वेजेस में या इंडियन जो कल्चर है या इंडियन जो टेक्स्ट है उसमें कोई भी साइंटिफिक नॉलेज नहीं है, टेक्निकल एडवांसेस नहीं है, जबकि वेस्टर्न लैंग्वेज ये जो है साइंटिफिक नॉलेज रखती है, टेक्निकल एडवांसमेंट भी है। और इनकी पोइट्री से ज़्यादा अच्छा तो हमारा जो है, उनकी जो पोइट्री है उसमें पवित्रता तो है बट साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। तो बाय द 1830s 1830 में एक ओरिएंटलिस्ट पे अटैक और होता है और तेज हो गया कि आउटस्पोकन इन्फ्लुएंशियल ऑफ सच क्रिटिक्स ऑफ द टाइम वाज थॉमस बैबिंगटन मैकाले। 1830s में क्या हुआ कि थॉमस बैबिंगटन मैकाले यहाँ आते हैं और वो अपनी मैकाले मिनट रखते हैं। उसमें उन्होंने भारतीयों को देखा कि ये बड़ी अनसिविलाइज कंट्री है, बहुत ही असभ्य लोग यहाँ रहते हैं और इनको सभ्य कर रखने की और सभ्य बनाने की ज़रूरत है। और ईस्टर्न नॉलेज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड से इसको कंपेयर किया जा सके। उन्होंने पूरी तरीके से जो है भारतीय लैंग्वेज का, भारतीय समाज का, भारतीय संस्कृति का पूर्णतः विरोध किया, डिनाई किया उसको, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि दैट अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वॉज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। उन्होंने कहा कि ब्रिटिशर्स का जो एक यूरोपियन लाइब्रेरी होती है जिसमें अंग्रेज़ी भाषा के लिटरेचर रखे होते हैं, अगर उसकी एक सिंगल शेल्फ भी है, सिंगल अलमारी भी भरी हुई है, तो वो जितने भी सारे अरेबियन और इंडियन लिटरेचर हैं उन सब के सामने बहुत बड़ी है और उन सब के सामने हज़ारों और लाखों करोड़ों इंडियन और हिंदू और अरेबियन लिटरेचर सब व्यर्थ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कहा कि उन्होंने इस बात पे बहस भी की और बहुत ज़ोर डाल के बताया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत में ये अपना मनी जो है वो पब्लिकली वेस्ट कर रही है अगर वो ओरिएंटल लैंग्वेज को और उनकी लर्निंग को प्रमोट करती है, क्योंकि वो उसका भी कोई भी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं है। अपनी बहुत सारी ऊर्जा को और जुनून को दिखाते हुए मैकाले ने हर बार इसी बात पर जोर दिया कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो नॉलेज से भरी हुई है, इससे इंडियंस को बहुत फ़ायदा मिलेगा, उनका लिटरेचर फ़ाइन है और इस तरीके से वो डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में साइंस और फिलॉसफी के क्षेत्र में जो डेवलपमेंट हुआ है उससे उनको ज्ञान के साथ साथ सिविलाइज होने की भी ज़रूरत पड़ेगी और सिविलाइजेशन भी सिखाया जाएगा, उनका टेस्ट चेंज होगा, उनका कल्चर और वैल्यूज़ भी बदलेंगी। इस तरीके से मैकाले मिनट को फॉलो करते हुए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में और उसमें एक डिसीजन लिया गया कि जो इंग्लिश शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, कि जो उच्च शिक्षा दी जाए उसका जो मीडियम है वो केवल और केवल इंग्लिश ही हो। और इस तरीके से ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस में जैसे संस्कृत है, अरेबियन है और इन सब का प्रमोशन रोक दिया गया। कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज, इन सब में जो ओरिएंटल लैंग्वेज पढ़ाने की बात की गई थी, संस्कृत को बढ़ावा देने की ज़रूरत थी और संस्कृत को बढ़ावा देने की बात कही गई थी, अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज को, वो सब बंद कर दिया गया। और इस तरीके से जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे वो सारे के सारे अंधकार में चले गए और उनका डिके शुरू हो गया और इंग्लिश टेक्स्ट बुक आ गई, सभी जगह स्कूलों में उसको प्रमोट किया जा रहा था। अब आता है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। वाणिज्य के लिए जो ज़रूरत थी एजुकेशन की, उसमें 1854 में क्या होता है, जो डायरेक्टर्स ऑफ कोर्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लंदन में एक एजुकेशनल डिस्पैच लाती है गवर्नर जनरल को भेज करके, जिसका नाम होता है चार्ल्स वुड।
चार्ल्स वुड लाते हैं यहाँ पर एक डिस्पैच जिसको बोला गया है, और उसको तैयार करता है प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी, और ये तैयार जाना जाता है वुड्स डिस्पैच के नाम से। इसमें एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई जिसको इंडिया ने फॉलो किया, और इसमें ये कहा गया कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जो है वो केवल और केवल यूरोपियन लैंग्वेज से ही मिलेंगे, और ओरिएंटल लैंग्वेज का अपोज किया गया। वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ डिस्पैच पॉइंटेड टू वाज इकोनॉमिक। ये सारे जो भी डिस्पैच में बातें की गई थी वो सब इकोनॉमिक वैल्यू से रिलेटेड थी। किसी भी तरीके से पैसा कमाना ही के उद्देश्य रह गया था यूरोपियन लर्निंग का। और इट साइड वुड एनेबल इंडियाज टू रिकॉग्नाइज द एडवांटेज द फ्लो फ्रॉम द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जब इंग्लिश लैंग्वेज को जान जाएंगे तो वो जानेंगे किस तरीके से वाणिज्य और व्यापार यानी कि ट्रेड और कॉमर्स किस तरह से कितनी तेज़ी से बढ़ा है, उनके देश की उन्नति हुई है। और दे ऑल्सो नो दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। और वो ये भी जानेंगे कि भारत के रिसोर्सेज को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इंट्रोड्यूसिंग देम टू यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ वुड चेंज देयर टेस्ट एंड डिज़ायर। जिस तरीके से अगर वो यूरोपियन लैंग्वेज लिटरेचर को जानेंगे, उनके कस्टम ट्रेडिशन वैल्यूज़ को जानेंगे, तो इस तरीके से उनका जो जीवन का जीने का तरीका है, लाइफ स्टाइल है, वो भी चेंज होगा यूरोपियन वेज में। और उनके अंदर ब्रिटिशर्स की तरह ही ब्रिटिश गुड्स की डिमांड भी बढ़ेगी, उनकी भूख बढ़ेगी, और इस तरीके से वो यूरोपियन भाषा और यूरोपियन टेक्स्ट, यूरोपियन लिटरेचर के साथ साथ यूरोपियन गुड्स को भी खरीदना शुरू करेंगे। सो वुड डिस्पैच ऑल्सो आर्ग्यूड, वुड डिस्पैच ने इस बात पर भी बहस की दैट यूरोपियन लर्निंग वुड इम्प्रूव द मॉरल कैरेक्टर्स ऑफ इंडियंस। उन्होंने ये भी कहा कि जो यूरोपियन लर्निंग को पढ़ करके ही भारतीयों का जो मॉरल कैरेक्टर है वो अच्छा होगा, उसमें सुधार आएगा। इट वुड मेक देम ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट। उन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के बाद में भारतीय जो है वो ट्रुथफुल बन सकेंगे, ईमानदार बन सकेंगे, और कंपनी के लिए अच्छे सिविल सर्वेंट्स को भी, जो वफादार सिविल सर्वेंट हैं जो उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे, उनको तैयार किया जा सकता है। द लिटरेचर ऑफ द ईस्ट वॉज नॉट ओनली फुल ऑफ ग्रेव एरर्स। उन्होंने कहा कि जो पूरब का ज्ञान है उस पूरब के साहित्य में केवल एरर्स ही एरर्स हैं। ये लोगों को सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं सिखा सकता, वर्क का कमिटमेंट नहीं सिखा सकता कि वर्क को करना ही करना है। इस तरीके से नॉर कुड इट डेवलप द स्किल्स, और ना ही वो स्किल्स को डेवलप कर सकता है, कुशलता भी नहीं जगा सकता कि लोगों में एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से कुशलता की दी जाए, ये भी भारतीयों को नहीं आता है। इसलिए वो इंग्लिश लैंग्वेज जब सीखेंगे तो उन्हें प्रशासनिक कार्यों में आना, प्रशासनिक कार्यों में कैसे कुशल हुआ जाता है, स्किल्ड कैसे हुआ जाता है, ये सीखने को मिलेगा। 1854 के डिस्पैच में बहुत सारे मेजर्स थे, बहुत सारे तरीके अप्लाई किए गए ताकि ब्रिटिशर्स के द्वारा यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो था वो एजुकेशन बजट लाया इसके संदर्भ में, और कई सारे स्टेप्स लिए गए जिससे कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन को भी इस्टेब्लिश किया गया। 1857 में जब यहाँ पर सिपाही विरोध शुरू हुआ था मेरठ और दिल्ली में, तब तक यूनिवर्सिटीज़ जो है वहाँ कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी थी, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन को ही बढ़ावा दिया जा रहा था। अब आता है बच्चों की, इसके बाद आता है व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स। लोकल स्कूल्स के साथ क्या हो रहा था उस समय, कि विलियम एडम की रिपोर्ट है कि 1830 में विलियम एडम जो है वो स्कॉटिश मिशनरी से आता है, और वो बंगाल और बिहार के कई सारे ज़िलों में टहलता है। तो वो ये सिर्फ देखता है कि यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है वर्नाकुलर लैंग्वेज में, वो बड़ा उसे इंटरेस्टिंग लगता है। वो कहता है कि जो भारत की जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भले ही इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन यहाँ पर गाँव में आज भी बहुत सारी छोटी छोटी पाठशालाएँ हैं, लगभग 1 लाख पाठशालाएँ हैं बंगाल और बिहार में, जहाँ पर हर एक पाठशाला में 20-20 स्टूडेंट पढ़ते हैं। लेकिन 20 लाख स्टूडेंट आज भी गांव में रह करके पाठशालाओं में पढ़ते हैं जो कम्युनिटी और लोकल लेवल पे होती है। वहाँ पर पढ़ाने वाला गुरु होता है और वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है एजुकेशन। वहाँ पर देखा गया है कि स्कूल जो होते हैं कुछ घंटों के लिए खुलते हैं, वहाँ पे कोई फ़िक्स फ़ी नहीं है, कोई भी प्रिंटेड मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, कोई बुक्स नहीं मिलेंगी, कोई सेपरेट स्कूल बिल्डिंग नहीं मिलेगी, कोई बेंचेस और चेयर्स नहीं मिलेंगे, कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है, कोई भी सेपरेट क्लासेस का सिस्टम नहीं मिलेगा आपको, ना ही वहाँ पर कोई रोल कॉल रजिस्टर है, नो ही एनुअल एग्जामिनेशन है, कोई भी रेगुलर टाइम टेबल नहीं है। बस खाली एक गुरु होता है, वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, बैंyan ट्री के नीचे, और वहाँ पर उसके चारों तरफ कुछ बच्चे बैठ जाते हैं, और स्कूल एक मंदिर की तरह है, एक शॉप की तरह हो जाता है, एक गुरु का होम, यानी कि गुरु के घर में ही शिक्षा मिल जाती है, जहाँ पर फ़ी कोई डिपेंड नहीं करती। और ये फ़ी जो डिपेंड भी करती है इसमें, वो पेरेंट्स की इनकम के ऊपर डिपेंड है। तो जो रिच लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो तो पे कर देते हैं और गरीबों को दे देते हैं। जो टीचिंग है,
जो गुरु का ज्ञान है वो ओरली मिलता है, जैसे गुरुकुल में मिला करता था कि गुरु ओरली बोलता रहता है और बच्चे उसको जो है बार बार रिपीट करते हैं और इस तरीके से स्टूडेंट्स की नीड को पूरा किया जाता है। बच्चे सेपरेट नहीं हैं क्लासेस के अकॉर्डिंगली और सब एक साथ बैठते हैं। गुरु उनके साथ इंटरेक्ट होता है, ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रंस के साथ अलग अलग डिफरेंट लेवल्स और लर्निंग बताता है उनको, यानी कि डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग पर गुरु जो है वो सेपरेट रहता है और सेपरेट रह करके अलग अलग ग्रुप्स में बच्चों को शिक्षा देता है एक साथ। तो एडम डिस्कवर्ड दैट दिस फ्लेक्सिबल सिस्टम वाज सूटेड टू लोकल नीड्स। तो एडम ने ये दिखाया और ये जाना इस बात को लेकर के कि लोकल लेवल पर ये लोगों की नीड को तो पूरा कर रहा है। फॉर इंस्टेंस क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, लेकिन उसने ये भी जाना कि जिस समय लोग खेती में लगे रहते हैं, सीजनल खेतियों में, उस समय ये क्लासेस नहीं चल पाती हैं क्योंकि बच्चे भी लोगों के जो होते हैं वो खेतों में उनके साथ काम कराने जाते हैं, तो पाठशालाएँ बंद कर दी जाती हैं और फिर जब क्रॉप कट जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, तो फिर दोबारा से जो है यहाँ पर बच्चों की स्टडी शुरू हो जाती है गुरुकुल सिस्टम से। तो ऐसी एजुकेशन भारत में, बिहार और बंगाल में बहुत ज़्यादा चल रही थी, बहुत टाइम से चल रही थी। अब आता है न्यू रूटीन्स और न्यू रूल्स आए। न्यू रूटीन और न्यू रूल में ये देखा गया कि मिड 19th सेंचुरी में जो कंपनी थी उसने प्राइमरली तौर पे हायर एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज को ही माना, उसको लागू किया। लोकल पाठशालाओं का फंक्शन जो था उनको चलने तो दिया, लेकिन उस पर ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करते हुए उसने कहा कि 1854 में कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वर्नाकुलर एजुकेशन को भी डेवलप किया जाएगा। उन्होंने ये भी महसूस किया कि इसको केवल और केवल कोई सिस्टम लाने से या कोई रूटीन इम्पोज करने पर ही या कोई रूल बना लेने से ही ऐसा हो सकता है और रेगुलर इंस्पेक्शन भी करना पड़ेगा। तो कौन कौन से मेजर्स लिए गए? इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स। उन्होंने क्या किया? बहुत सारे पंडितों को अपॉइंट किया। पंडितों का काम ये होता था कि वो पाठशाला जाते थे, वहाँ पर ट्राई करते थे और अपनी टीचिंग की स्टैंडर्ड को उन्होंने बढ़ाया। साथ ही में ईच गुरु आज टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स। हर एक गुरु से बोला गया कि अपनी पीरियोडिक रिपोर्ट्स आप देखेंगे, क्लासेस के क्लास वाइज जो है रेगुलर टाइम टेबल बनाएंगे, टीचिंग को करके टेक्स्ट बुक में बनाएंगे और एनुअल एग्जामिनेशन भी लेंगे। वहाँ पर बाकायदा फीस स्ट्रक्चर रखा गया रेगुलर, और रेगुलर क्लासेस को अटेंड करने के लिए एक रोल रजिस्टर बनाया गया, फिक्स सीट की गई और सभी लोगों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए रोल को ऑब्जर्व करने की बात कही गई। पाठशाला विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड दैट गवर्नमेंट ग्रांट्स। पाठशालाओं को जो ये नया रूल था वो मानना पड़ा क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बहुत बड़ा ग्रांट भी दिया था। इस तरीके से वहाँ पाठशालाएँ शुरू की गई। न्यू रूल और रूटीन्स के आने से जो बच्चे थे उनका एक तारतम्य बन गया, एक कंटिन्यूएशन बन गया और इस तरीके से उनको डिसिप्लिन का ज्ञान भी हुआ, रेगुलर अटेंडेंस भी होने लगी। और हार्वेस्ट टाइम में जब पुअर बच्चे यहाँ पे नहीं आ पाते थे, फील्ड में हार्डवर्क करते थे, उस समय स्कूल ना आने से उनका ये इनडिसिप्लिन माना गया और इस तरीके से लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न, यानी कि बहुत सारे लोग नहीं पढ़ना चाहते थे, तो इस तरीके से भी पाठशालाओं का थोड़ा हैरेसमेंट हुआ। अब एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन का एजेंडा कैसे आया? बच्चों के ब्रिटिश ऑफिशियल्स वर नॉट द ओनली पीपल थिंकिंग अबाउट एजुकेशन इन इंडिया। फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी मैनी थिंकर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब खाली ब्रिटिश ऑफिशियल्स ही नहीं सोचते थे भारत की एजुकेशन के बारे में, बल्कि 19वीं शताब्दी से बहुत सारे दार्शनिक भी थे जो कि भारत की एजुकेशन के बारे में सोचते, जिसमें महात्मा गांधी थे और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने बहुत सारा अपना टाइम इस पर वेस्ट किया और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में कई सारे ओपन डिबेट्स हुए, बहुत सारे स्कूल एजुकेशन में बहुत सारा मनी भी स्पेंड किया गया ताकि ये एजुकेशन हमारी जो है वो नेशनल पॉलिसीज़ पे आ सके। अब आता है कि महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एजुकेशन के बारे में क्या क्या सोचा है। इंग्लिश एजुकेशन हैज़ इंस्लेव्ड अस। महात्मा गांधी का कहना था कि जो कॉलोनियल रूलर्स आए हैं, एजुकेशन देने वाले इंग्लिश एजुकेटर्स हैं, ये खाली हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि हमारे दिमागों पर भी अपना कहते हैं कि आधिपत्य करना चाहते हैं और ये हमारी एजुकेशन को इन्फीरियर देखते हैं। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के आने से ये सुपीरियर नहीं बन जाती, बल्कि ये हमारी जो कह सकते हैं पारंपरिक धरोहर है उसको भी नष्ट कर रहे हैं, हमारे कल्चर को भी नष्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपनी शिक्षा में स्किल, रोज़गार चीज़ें, रोज़परक चीज़ें भी पैदा करें। हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्राफ्ट वर्क भी शामिल होना चाहिए और क्राफ्ट वर्क के साथ साथ लोगों को स्किल्ड एजुकेशन भी देनी चाहिए। महात्मा गांधी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील किया कि इंडियन लैंग्वेजेस को टीचिंग का मीडियम बनाना चाहिए और एजुकेशन जो है भारत में जैसे रेंगती हुई अवस्था में उसको बहुत दूर दूर से बढ़ावा देने की ज़रूरत है। फॉरेन टंग में जो लोग स्पीक करते हैं वो लोकल कल्चर्स को डिस्पाइस करते हैं, तो इसलिए इंग्लिश एजुकेशन को ना बढ़ावा देते हुए बल्कि
हमारी जो इंडियन लैंग्वेज है उसको बहुत बढ़ावा देना चाहिए। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने इस बात पर भी फोकस किया कि वेस्टर्न एजुकेशन को जानने के लिए इंग्लिश भी पढ़िए, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ आप अपनी भारतीय लैंग्वेज ज़रूर पढ़िए, हिंदी पढ़िए, ओरल नॉलेज जानिए, ताकि आप टेक्स्ट बुक की वैल्यू कर सकें। लाइफ का और लाइफ में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी और नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके लिए महात्मा गांधी ने सबसे ज़्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट को बढ़ावा दिया और उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और व्यक्ति का माइंड भी बढ़ सके और उसके अंदर हर चीज़ की जो कैपेसिटी है अंडरस्टैंडिंग करने की वो बढ़े। अब आता है बच्चों एज नेशनलिस्ट सेंटीमेंट स्प्रेड और थिंग। अब आता है इसके बाद एक थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि एक शांति निकेतन की स्थापना की एजुकेशन के लिए, इसको बोला गया शांति का घर, अबाउट ऑफ पीस। इन्होंने अपना इंस्टीट्यूशन 1901 में शुरू किया बंगाल में, और उन्होंने कहा कि जो भारतीय बच्चे या उन्होंने ये कहा कि जो बच्चा है वो कभी भी जो है बंद दीवारी में नहीं पढ़ना चाहिए, उसको हमेशा खुले वातावरण में पढ़ाना चाहिए। उसको ऐसे सफोकेटिंग और ऑपरेसिव वातावरण में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हमेशा बच्चे को नेचर में पढ़ाने की ज़रूरत है। और बच्चा जब उन सब चीज़ों के बीच में पढ़ता है तो बहुत ही ज़्यादा उसे सीखने को मिलता है और उसकी जो एजुकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज उसको मिलती है। और बच्चा जब भी पढ़े तो वो खुश रहे और अपनी थॉट्स और डिज़ायर को एक्सप्लोर कर सके, बढ़ावा दे सके। टीचर्स को भी ऐसा होना चाहिए जो कि इमेजिनेटिव हों, जो कल्पनाशील टीचर्स हों, ताकि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग और उसकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ा सकें, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी जगा सकें और इस तरीके से बच्चे को क्रिएटिव माइंड दे सकें, क्रिएटिव बना सकें। और इसीलिए कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर उन्होंने एक अपना स्कूल खोला जो कि बिल्कुल नेचर के बीच में था, जहाँ पर नदियाँ पहाड़ हरी भरी जो है ग्रीनरी थी। और इस तरीके से उन्होंने बोला कि चिल्ड्रन जो है वो हमेशा नेचुरल इन्वायरमेंट में ही क्रिएटिविटी को क्रिएट कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। तो महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर का ये जो लेसन था उससे उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है उसको सीखने के बजाय आप मशीन्स और टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान सीखें। टैगोर ये भी चाहते थे कि लोग मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन ना सीख के वेस्टर्न लैंग्वेज को जो सीख रहे हैं उससे इंडियन ट्रेडिशन की बात को भी सीखें और साथ साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी ज्ञान लें। तो शांति निकेतन में आर्ट, म्यूज़िक, डांस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब पर ध्यान दिया जाता था बराबर, जिससे कि लोगों का सर्वोपरि विकास होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। बहुत सारे इंडिविजुअल थिंकर्स आज भी सोचते हैं कि नेशनल एजुकेशनल सिस्टम जो बनाया गया था इसको फैशन किया गया है, ब्रिटिश का सिस्टम सेटअप किया गया जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता था। लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ करके कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी जरूर रखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई उसने भारत में काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट होने की बात कही और काफ़ी हद तक भारतीयों को स्वतंत्रता सिखा दी। तो बच्चों ये चैप्टर जो है अब यहीं फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन और प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस लेसन एंड कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग ऑलवेज continuously. Till then, goodbye, and in my next video I will come back soon. Till then, goodbye. Bye bye.